हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके पहले के वीडियो में हमने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, जिसमें वायरस के सभी भागों के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी से रिलेटेड है, उसी का एग्जाम्पल है। तो यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम टीएमवी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि टीएमवी वायरस क्या है, इसे सबसे पहले किसने खोजा था, किस प्रकार से इसकी खोज हुई थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इस दुनिया में जितने भी वायरसेस हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी वायरसेस हैं, उसमें से सबसे पहले टीएमवी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम तंबाकू मोज़ेक वायरस भी कहते हैं, इसकी खोज हुई थी। अतः टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस को दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1892 में दिमित्री इवानोवच के नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किस प्रकार से की थी, इसके पीछे एक कहानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस कहानी के द्वारा हम जानते हैं कि टीएमवी वायरस की खोज किस प्रकार से हुई थी और इवानोवस्की ने इसकी खोज किस प्रकार से की थी। तो एक बार जब दिमित्री इवानोवस्की तंबाकू के खेतों में जाते हैं तो उन्हें दो प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ पौधे जो होते हैं उन्हें हेल्थी हरे भरे दिखाई देते हैं और कुछ पौधे जो थे वो छोटे या बौने थे तथा उनकी पत्तियों पर भूरे भूरे कलर के धब्बे या चकते बने हुए थे। तो दिमित्री इवानोवस्की जो थे, जब उन्होंने इन पौधों को देखा तो उनको ये जानने की इच्छा हो गई कि ये पौधे पर भूरे भूरे धब्बे किसके कारण हो गए, कैसे हो गए। फिर इसके बारे में पता लगाने के लिए जो छोटे छोटे पौधे थे जिनकी पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे थे, उन पत्तियों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उसे पीस कर उसका रस निकाल लिया और उस रस को हेल्थी पौधों में डाल दिया। फिर जब एक दो दिन के बाद उसने देखा कि हेल्थी पौधे की पत्तियां, जिसमें उन्होंने भूरे भूरे धब्बे वाले पत्तियों के रस को डाला था, वो भी उसी की तरह हो गए हैं, अर्थात उसमें भी भूरे भूरे धब्बे बन गए हैं। तब उन्होंने ये सोचा कि शायद भूरे भूरे धब्बे वाले पत्तियों में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो दूसरे पौधों में जाने पर एक पौधे से रोग को दूसरे पौधे में फैला सकते हैं। वायरस के बारे में तो वो सोच नहीं सकता था, क्योंकि वायरस की खोज तो उस समय हुई नहीं थी, वायरस के बारे में उस समय कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने पौधों की पत्तियों में होने वाले भूरे भूरे धब्बे का कारण बैक्टीरिया को माना। अब बैक्टीरिया को कारण मानने के बाद उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट के पत्तियों को पुनः कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उसे पीस कर उसका रस निकाल दिया और फिर उसके रस को पोर्सिलीन फिल्टर से छान लिया। पोर्सिलीन फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिससे बैक्टीरिया फिल्टर के पार नहीं जा सकते हैं, अर्थात फिल्टर के छिद्र इतने छोटे छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले बैक्टीरिया भी इस छिद्र के पार नहीं जा सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने तंबाकू के पत्तियों के रस में जितने भी बैक्टीरिया थे उसको पोर्सिलीन फिल्टर के द्वारा छान लिया, उसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद उस छाने हुए रस को उसने फिर से हेल्दी प्लांट में डाल दिया, तो वो पौधे फिर से इन्फेक्टेड हो गए। बैक्टीरिया के सेपरेट होने के बाद भी पौधे इन्फेक्टेड हो गए। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि या तो बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं जो फिल्टर के पार हो गए, या बैक्टीरिया कोई टॉक्सिक पदार्थ स्रावित कर रहे होंगे, या फिर बैक्टीरिया से भी कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पौधों में डिसीज उत्पन्न कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो उसको समझ में आ गया कि या तो बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, या फिर बैक्टीरिया कोई टॉक्सिक पदार्थ स्रावित कर रहे हैं, या फिर बैक्टीरिया से भी कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पौधों में डिसीज उत्पन्न कर रहा है। अब इसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसको समझ में आता भी कैसे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं और उस समय केवल लाइट माइक्रोस्कोप थे जिसके द्वारा इन्हें देख पाना संभव नहीं था, और उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था जिसके कारण वह इसे देख नहीं पाया और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया। तो अब उसको इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, इसके बारे में आर्टिकल लिख दिया। इसके बारे में उसको जितना भी कुछ पता था उसको आर्टिकल के रूप में लिख कर उसे अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, जब कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कुछ खोज करते थे और उस वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता था तो वह आर्टिकल लिखकर अपने नाम से उसे प्रकाशित कर देते थे, ताकि इसकी जानकारी अलग अलग साइंटिस्टों तक पहुंच सके और वह आगे इसकी स्टडी करके इसके बारे में पता लगा सके। दिमित्री इवानोवस्की के आर्टिकल को प्रकाशित करने के कुछ साल बाद सन 1898 में मार्टिनस विलियम बेंजरिक ने इसके बारे में स्टडी किया और फिल्टर किए हुए संक्रामक पदार्थ को वायरस नाम दिया।
मार्टिनस विलियम बेंजरिक ने वायरस के बारे में स्टडी किए, बहुत सारे प्रयोग किए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिसमें से पहला है कि दिमित्री इवानोव्स्की का कहना था कि जो संक्रामक पदार्थ हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक प्रयोग में जो संक्रामक पदार्थ थे उन्हें न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो करने की कोशिश की। तो वे संक्रामक पदार्थ जो थे वह न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो नहीं किए, क्योंकि वायरस जो होते हैं वह वातावरण में निर्जीव के समान होते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। वह केवल सजीव शरीर के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं, तो वह न्यूट्रिएंट मीडिया में बाहर ग्रो नहीं कर पाए, जबकि बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करते हैं, जिससे इवानोव्स्की का पौधों के ऊपर भूरे भूरे धब्बे बनने का कारण बैक्टीरिया को मानना गलत साबित हो गया। अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि पौधों में रोग उत्पन्न होने का कारण बैक्टीरिया नहीं है। इसके बाद यदि हम मार्टिनस बेंजरिक के एक और प्रयोग की बात करें तो इस प्रयोग में भी इवानोव्स्की के एक बात को उन्होंने गलत साबित किया कि उन्होंने कहा था कि शायद बैक्टीरिया कोई टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं या स्रावित करते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक संक्रमित प्लांट के पत्तियों के रस को लिया और उसे दूसरे स्वस्थ पौधे में डाल दिया, और जब वह दूसरा स्वस्थ पौधा संक्रमित हो गया तो दूसरे संक्रमित पौधे के रस को निकालकर तीसरा स्वस्थ पौधा में डाल दिया। तो इस प्रकार से कई पौधों में उन्होंने इस प्रयोग को किया। तो उन्होंने देखा कि संक्रामक पदार्थ को एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे, तीसरे पौधे से चौथे पौधे में डालने के बाद भी उसका पौधों पर इन्फेक्शन करने की क्षमता समान थी, बराबर थी। जबकि यदि वह संक्रामक पदार्थ टॉक्सिक पदार्थ होता तो उसको एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे, तीसरे पौधे से चौथे पौधे में डालने पर उसकी संक्रमण करने की क्षमता कम हो जाती या समाप्त हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने इस प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जो संक्रामक एजेंट है, संक्रामक पदार्थ है, वह रेप्लिकेट कर सकता है, गुणन कर सकता है। तो इस प्रकार से मार्टिनस विलियम बेंजरिक ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी स्टडी की और संक्रामक पदार्थ को वायरस नाम देने वाले साइंटिस्ट के रूप में दुनिया के सामने आए। फिर उसके बाद स्टैनले नाम के वैज्ञानिक ने कई सालों के बाद सन 1935 में इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल रूप में प्राप्त होने के बाद कई सारे वैज्ञानिक इसके बारे में स्टडी किए, जिसमें से फ्रैंकलिन एवं उनके सहयोगी भी थे, जिन्होंने सन 1957 में TMV, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं, उसकी परसंरचना का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से है फर्स्ट खोजे जाने वाले वायरस की हिस्ट्री। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं TMV वायरस या TMV वायरस के स्ट्रक्चर को। फ्रैंकलिन एवं उनके सहयोगियों ने सन 1957 में सर्वप्रथम तंबाकू मोज़ेक वायरस की परसंरचना का अध्ययन किया और बताया TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे बड़ा वायरस है। यदि हम TMV वायरस या तंबाकू मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी के बारे में बात करें तो तंबाकू के पौधे की पत्तियों में उत्पन्न होने वाले मोज़ेक रोग पर अध्ययन करते हुए इवानोव्स्की ने वायरस के अस्तित्व का पता लगाया था या वायरस की खोज की थी, और फिर इस TMV वायरस या फिर इस वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी सर्वप्रथम फ्रैंकलिन एवं उनके सहयोगियों ने सन 1957 में किया और बताया कि TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू मोज़ेक वायरस सबसे बड़ा वायरस है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस पादप विषाणु है या प्लांट वायरस है, जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर यह क्षण आकार क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है और इसका आकार 15 × 300 नैनोमीटर होता है। इसके प्रत्येक कण को विरियान कहा जाता है। TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर को यदि हम नॉर्मली देखें तो यह कुछ इस प्रकार से छड़ या रॉड के समान दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे और अच्छे से देखने पर यह इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देता है, जिसमें इसके सभी भाग हमें अच्छे से दिखाई देते हैं तथा इसके प्रत्येक कण को विरियान कहा जाता है। इसके प्रत्येक कण को विरियान कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि TMV वायरस के प्रत्येक कण को क्या कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यह कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला न्यूक्लिक एसिड सेंट्रल कोर, दूसरा कैप्सिड। कैप्सिड के दो भाग होते हैं, पहला कैप्सोमियर और दूसरा मोनोमियर। और इसमें कैप्सिड जो होता है वह पूर्णतः प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोई भी वायरस 95% प्रोटीन से तथा 5% न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, अर्थात किसी भी वायरस में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो चलिए इन दोनों पार्ट को हम देखते हैं कि किस प्रकार से TMV वायरस इन दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है और किस प्रकार से ये दोनों पार्ट TMV वायरस में अरेंज रहते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड या सेंट्रल कोर। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इस टॉपिक के टाइप ऑफ वायरस को जब हमने देखा था तो हमने जाना था कि किस प्रकार के वायरस में आरएनए पाया जाता है और किस प्रकार के वायरस में डीएनए पाया जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के वायरस में आरएनए पाया जाता है और किस प्रकार के वायरस में डीएनए पाया जाता है, तो आप टाइप ऑफ वायरस वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा या फिर प्लेलिस्ट सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हम टीएमवी वायरस के न्यूक्लिक एसिड को देखने वाले हैं उसको हम सेंट्रल कोर, केंद्रीय कोर, आंतरिक कोर, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी नामों से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीएमवी के न्यूक्लिक एसिड को। टीएमवी पादप विषाणु है, अतः इनमें कुंडलित सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और इसमें लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर दो बातों को अच्छे से समझना, पहला सिंगल स्ट्रैंडेड और दूसरा कुंडलित। तो यहाँ पर हम सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड किसे कहेंगे इस पर बात करते हैं। तो कहीं पर भी यदि आपको एक लाइन वाला न्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है तो उसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड कहेंगे और हिंदी में इसे एकल सूत्री न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो यदि कहीं पर भी आपको दो लाइन वाला न्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है इस प्रकार से तो उसे हम डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। हिंदी में इसे द्विसूत्री न्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड की बात। अब हम बात करते हैं कुंडलित की। इस प्रकार से स्प्रिंग के समान मुड़ा मुड़ा हुआ है तो उसे हम कुंडलित बोलेंगे। तो टीएमवी में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड और कुंडलित, अर्थात एक लाइन वाला स्प्रिंग के समान। और टीएमवी जो है वो प्लांट वायरस है और प्लांट वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड हमेशा आरएनए होता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल को बनाने वाली जो इकाई होती है या जिनसे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर बना होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो टीएमवी में जो आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 6400 से 6500 तक होती है। इस डायग्राम से समझो, यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड की संख्या जिनसे यह मिलकर बना है वह 6400 से 6500 तक होगी। इस डायग्राम में ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इसी को हम न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। तो ये हो गया टीएमवी वायरस का न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं कैप्सिड को। टीएमवी का 95% भाग प्रोटीन से बना होता है, अतः न्यूक्लिक अम्ल आरएनए को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर प्रोटीन की बनी आवरण होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये जो कैप्सिड होता है वह पूर्ण रूप से प्रोटीन का बना होता है। कोई भी वायरस का 100% भाग में से 95% भाग पूरा प्रोटीन होता है और केवल 5% भाग ही न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये कैप्सिड जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर पाया जाता है तथा न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस डायग्राम में ये जो अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई दे रहा है इसी को हम कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड को प्रोटीन कोट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये हो गया कैप्सिड। इसके बाद हम देखेंगे कैप्सोमियर को, जो कैप्सिड का ही भाग है। तो चलिए देखते हैं कैप्सोमियर को। प्रत्येक कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी उप इकाइयों से बनी होती है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। प्रत्येक वायरस में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन टीएमवी में इसकी संख्या 2130 होती है तथा प्रत्येक कैप्सोमियर में लगभग 158 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कैप्सोमियर को यदि हम इस डायग्राम से समझें तो इस डायग्राम में ये जो जितने भी अंगूर के समान संरचना दिखाई दे रही है उसको हम एक साथ कैप्सिड कहेंगे। लेकिन अगर इसमें से एक अंगूर या एक अंगूर के समान संरचना की बात करें तो उसको हम कैप्सोमियर कहेंगे। इस वाले डायग्राम की हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको बीच से काट दिया तो यह हमें किसी फ्लावर के समान दिखाई देता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है और इसका कैप्सिड भी हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यह आरएनए को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है या फिर जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं उसमें जो अंगूर के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उन सभी अंगूर के समान जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक साथ कैप्सिड कहेंगे। लेकिन इसमें से यदि हम एक अंगूर को निकाल दें या फिर एक अंगूर के समान जो संरचना है उसको निकाल कर देखें तो उसको हम कैप्सोमियर कहेंगे। इन कैप्सोमियर्स की संख्या अलग अलग वायरसेस में अलग अलग होती है, लेकिन टीएमवी वायरस में इसकी संख्या 2130 होती है। और प्रत्येक कैप्सोमियर जो होता है वह प्रोटीन से मिलकर बना होता है और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वह अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे टीएमवी में 2130 कैप्सोमियर्स हैं तो सभी कैप्सोमियर्स में 158 अमीनो एसिड पाए जाएंगे।
इसमें भी 158, इसमें भी 158, इसमें भी 158, इसमें भी 158। तो ये हो गया कैप्सोमियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मोनोमियर को। प्रत्येक कैप्सोमियर कैप्सिड की तरह अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। कैप्सोमियर की छोटी इकाई मोनोमियर कहलाती है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से कैप्सोमियर भी मोनोमियर से मिलकर बना होता है। अभी अभी हमने जो 158 अमीनो एसिड की बात की, उसी को हम मोनोमियर कह सकते हैं। कैप्सोमियर जिससे मिलकर बना होता है या कैप्सोमियर को बनाने वाली जो इकाई होती है, उसी को हम मोनोमियर कहते हैं। तो ये हो गया TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस, जो दुनिया में सबसे पहले खोजा गया वायरस है, जिसे इवानोवस्की ने सन 1892 में खोजा था तथा मार्टिनस विलियम बेंजरिंक ने सन 1898 में इसे वायरस नाम दिया था। और यह तंबाकू या टोबैको के पौधों में रोग उत्पन्न करता है और उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों में मोज़ेक के समान होते हैं, इसलिए इसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहा गया। तो इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को या फिर इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड इसी प्रकार के BSc क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।